एक कैदी का जीवन हर इंसान के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता, मगर क्या हो अगर वो अभिशाप इतना कड़वा लगे कि इंसान उसके बजाय मौत को गले लगाना पसंद करे। कुछ ऐसा ही हाल होता था अंडमान में बसे इस सेलुलर जेल में। यूं तो सूर्योदय का समय सामान्य रूप से सुबह 6 बजे का होता है, मगर इस जेल में कैदी के लिए सुबह उठने का वक्त होता था सुबह 3 बजे का। एक कर्कश घंटा के साथ जेल में मौजूद सभी कैदी उठ जाते, जहां उन्हें तुरंत अपने सेल से बाहर आना पड़ता। अगर किसी वजह से कोई कैदी उठने में देरी करता तो तुरंत उस पर गार्ड्स द्वारा कोड़े बरसाए जाते। सेल से बाहर आने के बाद इन सभी कैदियों को महज 1 घंटे का समय मिलता अपनी प्राथमिक विधि को निपटाने के लिए। कम से कम 700 कैदियों के बीच किसी कैदी का ये टास्क पूरा करना वाकई मुश्किल सबक था। ऊपर से नहाने की पानी की किल्लत, साथ ही साथ जो पानी पीने के लिए मिलता था उसे पीना तो दूर कोई इंसान मुंह भी नहीं लगा सकता था। इसके बाद वक्त था खाने का। खाने में आधे पके चावल के साथ पानीदार दाल परोसी जाती, जिसमें दाल कम कीड़ों की मात्रा ज्यादा होती थी। इस खाने को लेकर कैदी के मन में महज 2 सवाल उठते, इसे खाए या फिर न खाए। न खाए तो भूखा रहना पड़ेगा और खाए तो दस्त लगना तय है। खाने की महज औपचारिकता के बाद समय होता था काम का। इस जेल में तरह तरह के काम होते, जैसे सफाई करना, पेड़ काटना, पत्थर फोड़ना, कोल्दू जोतना वगैरह वगैरह। इन सभी कामों को कैदी बिना किसी सवाल के पूरा करता, वो भी गले और हाथों में लिपटी जंजीरों के साथ। काम को अगर निर्धारित वक्त में पूरा नहीं किया जाए या फिर काम करते समय जरा सी भी लापरवाही दिख जाए तो तुरंत कैदी पर कोड़े बरसाए जाते। इस जेल में कैदी भगवान से महज एक ही सवाल पूछता था कि आखिर उसे इस नर्क से कब मुक्ति मिलेगी। तो आखिर क्यों इस जेल में होता था कैदियों का इतना बड़ा उत्पीड़न? क्या थी इस जेल की कहानी? जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन यहाँ पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। जेलर डेविड बैरी के मुंह से निकले ये घमंड से भरे शब्द स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के लिए थे, जब उन्हें पहली बार इस जेल में लाया गया था। सावरकर ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ में इस वाक्य का जिक्र किया है। डेविड ने सावरकर को आगे कहा कि क्या तुम्हें पता है इस जेल की बाहरी दीवारें इतनी छोटी क्यों हैं? क्योंकि अगर इसे पार भी किया जाए तो किसी भी कैदी का यहां से भाग जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वजह, चारों ओर फैला नीला समंदर। इस छोटे से कन्वर्सेशन में डेविड जिस जेल का जिक्र कर रहा है उसे अंग्रेजों का अंडमान में स्थित सेलुलर जेल कहा जाता था। भारत के लोग इसे काला पानी वाला जेल कहा करते थे। उस वक्त की हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी भी समुद्र की यात्रा करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों को धर्म से निष्कासित किया जाता था, लिहाजा समंदर के पानी को काला पानी कहा करते थे। यही वजह थी कि अंडमान की इस सजा को भी नाम मिला काला पानी की सजा। काला पानी की सजा की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा जिन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया उनमें से ज्यादातर को तो सजा के तौर पर मौत मिली। किसी को फांसी पर लटकाया गया तो किसी को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया। हालांकि सभी क्रांतिकारियों का हाल ऐसा नहीं था। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें सजा के नाम पर अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया था। 1857 के क्रांति के बाद इन्हें भारत की मेनलैंड से दूर बाहर अंडमान के इस द्वीप पर रखा गया, ताकि 1857 के बाद किसी और क्रांति की चिंगारी न उठे। पहले चरण में यहां 200 कैदियों को भेजा गया। दूसरे चरण में 700 कैदी कराची से अंडमान द्वीप लाए गए। शुरुआती दौर में इन कैदियों को एक छोटे से घर में रखा गया, जहां इन्हें कहीं भी जाने चलने फिरने की पूरी आज़ादी दी गई। हालांकि यह सब ब्रिटिशर्स की निगरानी में हो रहा था, ऐसे में किसी अनहोनी की कोई गुंजाइश नहीं थी।
यहाँ के कैदी भारत के मेनलैंड के कैदियों के मुकाबले बहुत आज़ाद थे। ऐसे में सभी कैदी यहाँ पर आना प्रेफर करते थे। मगर ये कहानी महज 1890 तक ही थी। 1890 के बाद दो अंग्रेज अधिकारी एएस लोथब्रिज और चार्ल्स लोयल को अंडमान में मौजूद इन कैदियों की आज़ादी खटकने लगी। उनका मानना था कि सज़ा के रूप में अगर किसी कैदी को खुली छूट दी जाए तो वो सज़ा कैसे होगी। सज़ा का महज एक ही उसूल होना चाहिए और वो है कड़ी यातना। उन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी जिसमें अंडमान द्वीप पर एक सेलुलर जेल बनवाने की मांग रखी गई। साथ ही साथ ये सुझाव भी दिया गया कि यहाँ आने वाले कैदियों के लिए एक कड़वा अनुशासन होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी इन बातों में दम लगा। जहां एक रॉयल ऑर्डर्स के तहत यहाँ एक सेलुलर जेल बनवाने की परमिशन दे दी गई। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में इस जेल का काम शुरू कर दिया गया। जेल को बनवाने के लिए लाल ईंटें मंगवाई गई और मजदूरी के लिए इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसी में रहने वाले थे। जेल का आकार साइकिल के पहियों की तरह था। पहिए में जैसे एक रॉड के साथ तीलियां लगी होती है वैसे ही कुछ इस जेल में भी एक लंबे टावर से लगकर कुल मिलाकर 7 बिल्डिंग्स थी जिसमें छोटे छोटे कमरे थे। टावर के ऊपर एक गार्ड पहरा देता जिसका काम था छोटी सी छोटी गड़बड़ पर घंटा बजाकर बाकियों को आगाह करना। इस टावर की पोजीशन इस प्रकार की थी कि वहां से जेल से किसी भी सेक्शन या फिर किसी भी स्पेसिफिक कमरे पर नजर रखी जा सकती थी। दूर भाग रहा कैदी भी आसानी से देखा जा सकता था। खैर, इन 7 बिल्डिंग्स को विंग्स कहा जाता। हर विंग्स 3 माले की हुआ करती जिसका एक कमरा 14 बाय 9 फीट का हुआ करता। इन कमरों को सेल के नाम से जाना जाता। पूरे जेल में ऐसे 696 सेल्स थे और इन्हीं के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसे सेलुलर जेल कहा गया। ये सेल्स कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए थे जहां एक कैदी का भागना तो दूर मगर दूसरे कैदी से बात करना तक मुश्किल था। सेल का ताला और कड़ी दरवाजे से इतनी दूर थी कि कोई भी कैदी उसे तोड़ने का महज सपना ही देख सकता था। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ था जिसके बाद भारत के कई घातक मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ रखा जाने लगा। जेल में सबसे बड़ी सजा हुआ करती थी कोल्लू को जोतना। सावरकर इस सजा का वर्णन करते हुए अपनी किताब में लिखते हैं, किसी भी हट्टे कट्टे आदमी का इस कोल्लू को जोतना वाकई कड़ा इम्तिहान था। 20 चक्कर में ही बड़े से बड़ा बलवान भी चक्कर आकर गिर जाता। मगर फिर भी उस सजा का ये उसूल था कि किसी भी कैदी को उसे दिन भर जोतना पड़ता। अगर ऐसा ना हो तो उस पर दिन भर कोड़े बरसाए जाते जो कि इससे भी भयानक था। दिन भर के इस काम कम उत्पीड़न के बाद वक्त मिलता था सिर्फ 1 घंटे का, वो भी खाना खाने के लिए। इस 1 घंटे में कैदी को अपना लंच खत्म करना पड़ता और वापस काम के लिए लौटना पड़ता। बीच में अगर किसी कैदी को बाथरूम भी जाना पड़े तो उसे वक्त नहीं दिया जाता था। अगर जैसे तैसे उसे परमिशन मिल भी जाए तो उसे निर्धारित समय में वापस आना पड़ता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब गार्ड्स मिलकर उसकी चमड़ी उधेड़ देते। यही हाल कैदियों का एक दूसरे के साथ बात करने पर भी हुआ करता था। यहाँ तक कि अगर कोई कैदी दूसरे कैदी को इशारा भी करे तो वो भी गार्ड को कतई पसंद नहीं होता। कोल्लू का काम खत्म होने पर एक और काम दिया जाता। वो काम था नारियल के छिलके से भूसी निकालना। नारियल का कवच इतना कड़क होता है कि कैदी को इससे भूसी निकालने के लिए उस नारियल को जोर से मारना पड़ता था। हालांकि सुनने में यह काम बहुत आसान लगता है, मगर जरा सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर कोल्लू जूते और उसे बाद में यह काम दिया जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। खैर, इन कामों को पूरा करते हुए कैदी को एक बात का भी ध्यान रखना पड़ता और वो था अपना टारगेट पूरा करना। जेलर द्वारा कोल्लू जूतने वाले को 20 लीटर तेल और नारियल के कवच से भूसी निकालने वाले को 4 किलो भूसी प्रोड्यूस करने का टारगेट यानी लक्ष्य दिया जाता।
अगर ऐसा ना हो तो उस कैदी को हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाता था। ये सब पूरा होने के बाद रात को कैदी अपनी अपनी सेल में पहुंचते तो वहां पूरा अंधेरा छाया हुआ करता। कमरे में उनके और एक भयानक अंधेरे के साथ दो बर्तन भी रखे होते, जिसमें से एक पीने के पानी के लिए तो दूसरा रात के समय इमरजेंसी बाथरूम के लिए होता था। बर्तन भी इतना छोटा कि कभी कभी कैदी अंधेरे में फर्श पर ही टॉयलेट या फिर पेशाब कर देते थे, जिसे सुबह उठकर उन्हें ही साफ करना पड़ता। इन हालातों में भी कैदी को वहां अच्छे से नींद आ जाती थी, क्योंकि दिन भर इतना काम ही था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि फर्श पर सफाई की भी है या फिर नहीं। अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक इसी तरह अपने दिन गुजारे, जहां सजा के दौरान कईयों की मौत तक हुई। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में पकड़े गए 300 क्रांतिकारियों को इसी जेल में भेजा गया था। इन लोगों ने अच्छी सुविधाओं के लिए भूख हड़ताल की। यह हड़ताल पूरे 45 दिनों तक चली। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जेल के अधिकारियों को फोर्सफुली हड़ताल तोड़ने के ऑर्डर्स दिए गए। ऊपर से ऑर्डर्स आने के बाद जेल के कुछ अधिकारियों ने उन क्रांतिकारियों के मुंह में पाइप डालकर जबरन दूध पिलाने की कोशिश की। ऐसे में कुछ क्रांतिकारियों के फेफड़े में दूध चला गया, जिससे उन्हें निमोनिया हो गया और उससे ही उनकी जान चली गई। अंग्रेजों की इस बर्बरता के बावजूद 1937 तक क्रांतिकारियों द्वारा हड़ताल का यह दौर चलता रहा। आगे चलकर वो वक्त भी आया जब भारत में भी इसके खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई। 1937 में गांधी और टैगोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक टेलीग्राम भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप किया। उस वक्त गांधी की छवि भारत में एक बहुत बड़े नेता के रूप में थी। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1938 में सेल्युलर जेल में कैद भारत के सभी नेतागण क्रांतिकारियों को मेनलैंड के जेल में ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स दिए। मगर फिर भी अंडमान के इन जेलों में जो बर्बरता चल रही थी वो जारी रही। आगे चलकर जब 1942 में जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने उसी जेल में ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया था। जापान के कब्जे के बाद जेल की 2 बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया। पहले जो 7 बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अब बस 5 बच गई थी। आगे चलकर जब देश आजाद हुआ तब 2 और बिल्डिंग्स तोड़ दी गई और वहां एक अस्पताल बनाया गया। इस जेल में सजा काटने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी जेल के गिराए जाने के विरोध में थे। ऐसे में 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक इस जेल को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाता है। मगर इनमें कैदियों की दर्द भरी दास्तां आज भी हमारे दिलों को खुरेदती है। मेरे हिसाब से सभी भारतीयों को अपने जिंदगी में एक बार तो इस स्मारक के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि यही वो जगह थी जहां पर हमने अपने कई स्वतंत्रता सेनानी खोए थे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कई मामलों में ब्रिटिश जेलों की सजा काट चुके हैं। ऐसे में मेरा आपके लिए सवाल यह है कि क्या नेहरू को ब्रिटिशर्स द्वारा काला पानी भेजा गया था या फिर नहीं? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।